हेलो फ्रेंड्स। आज जो वीडियो सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ ये एक वीडियो सीरीज है 10-12 या 15 वीडियो सीरीज की होगी, जो कि मेनली कंसंट्रेटेड होगी उनके लिए जो न्यू लर्नर्स हैं और जिनको सी नहीं आती। सी क्या है? सी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो यूज आती है उसको प्रोग्राम करने के। जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं इंग्लिश में बात करने के लिए, वैसे जब आप कंप्यूटर को अपने इंस्ट्रक्शन देने के लिए या अपना कोई काम करने के लिए बोलते हैं तो उसके लिए उसका एक ख़ास लैंग्वेज है, उसको सी बोलते हैं। ऐसे और से बहुत सारे लैंग्वेज है, लेकिन हम स्टार्टिंग अपनी सी से करते हैं क्योंकि ये बहुत ही पुराना लैंग्वेज है और बहुत ही आसान लैंग्वेज है। अगर आप एक बार सी को सीख लेते हैं तो आप दूसरे लैंग्वेज आपके लिए सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। अब सबसे पहले ये बात है कि इतनी बार मैंने बोला लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज क्या है? तो हम यहाँ पे देखिए हमने लिख के रखा है जैसे सी इज़ ए लैंग्वेज। अब लैंग्वेज कैसा है? जैसे हम हिंदी को एक भाषा की तरह जानते हैं या फिर इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह जानते हैं या भाषा की तरह जानते हैं। अब एक भाषा अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और उस भाषा के होने का क्या मतलब है? तो भाषा के होने का ये मतलब है कि कोई भी भाषा कुछ बहुत ही छोटे छोटे बेसिक एलिमेंट्स से बनती है। जैसे हिंदी में शब्द बन होते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं और वाक्य से पैराग्राफ या कह सकते हैं कि एक कहानी बन सकती है। लेकिन वो शब्द बनने के लिए हमें क्या चाहिए? वर्णमाला चाहिए। वैसे इंग्लिश में आप अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स को अगर आप कंबाइन करते हैं एक सही मैनर में तो हम वर्ड्स को बनाते हैं, और वर्ड्स को जब हम कंबाइन करते हैं एक सही तरीके से तो हम सेंटेंस को बनाते हैं, और सब सेंटेंस को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो हम बनाते हैं पैराग्राफ्स। तो ये हुआ इंग्लिश में, और ऐसे ही होता है सी में। सी में क्या होता है कि आप अल्फ़ाबेट्स, डिजिट या स्पेशल सिंबल्स हैं उनको जब कंबाइन करते हैं तो कुछ वर्ड्स के जैसे ही चीज़ें बनती हैं जिनको बोलते हैं कांस्टेंट्स या वेरिएबल या कीवर्ड्स। अब इन कांस्टेंट, वेरिएबल या कीवर्ड्स को अगर आप कंबाइन करते हैं तो जो बनता है उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जैसे मुझे कोई नाम प्रिंट करना है तो ये एक इंस्ट्रक्शन है, लेकिन उस इंस्ट्रक्शन को देने के लिए हमने को बहुत सारे वेरिएबल और कीवर्ड और कांस्टेंट को यूज किया होगा जो कि वो प्री डिफाइंड वर्क करेगा। अब इंस्ट्रक्शन के बाद जब हम इंस्ट्रक्शंस को एक साथ कंबाइन करते हैं तो जो एक नई चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। तो बेसिकली हम सी प्रोग्राम जब लिखते हैं तो वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है। सब इंस्ट्रक्शन का अलग अलग काम हो सकता है, या हो सकता है उसमें केवल एक ही इंस्ट्रक्शन हो, या हो सकता है उसमें मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन हो। वो आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी या कहें कि वो कितने बड़े लेवल पे लिखा गया है इस पर डिपेंड कर सकता है। अब प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली तो बात ये आती है, प्रोग्रामिंग जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो प्रोग्राम आपके पास बनाए हैं उनसे तो जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो कर सकते हैं, लेकिन सोचिए कल आपको एक अपने लिए एक प्रोग्राम लिखना हो, ठीक है, जिसमें आप अपने घर का हिसाब किताब रख सकें, तो वो आप कैसे करेंगे? अब आपके घर के लिए मान लिया कोई प्रोग्राम हम लिख रहे हैं जिसमें घर के जो आप खर्चा है उसके हिसाब किताब के लिए आप एक कैलकुलेटर जैसा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जिसमें आप अपने घर के खर्चे इनपुट करो और आपको बता दें कि आपने कितना खर्च किया और आपको कितना खर्च करना चाहिए था। तो ऐसा प्रोग्राम लिखने के लिए आपको किसी लैंग्वेज की जानकारी होनी ज़रूरी है, और सी एक बेसिक लैंग्वेज है जिसको जानने के बाद आप जावा या फिर C++ या C# कोई भी लैंग्वेज सीखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसलिए अगर हमको सी सीखना है तो सी यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसान सी भाषा में और बहुत ही आराम से इसको एक एक पॉइंट्स को समझेंगे और फिर उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो सबसे पहले अभी मैंने सी के बारे में बात किया, तो सी में मैंने बताया कि 3 चीज़ें होती हैं, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स और कीवर्ड्स। अब इनको हम एक एक करके देख लेंगे कि ये तीनों क्या क्या होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इनकी ज़रूरत क्या है। इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे ही आप एक प्रोग्राम लिखते हैं उसमें बहुत सारी कंप्यूटेशन होती है। अब उन कंप्यूटेशन को करने के लिए ना हमें अलग अलग तरह के वैल्यूज़ को मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। अब कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं
जिनको स्टोर हम करते हैं और फिर उनकी वैल्यूज़ को बार बार चेंज करते हैं, इसीलिए उनको वेरिएबल बोलते हैं। कुछ ऐसी वैल्यू है जिनकी वैल्यू हमेशा एक ही डिफाइंड रहती है और उसको हमने कांस्टेंट डिफाइन कर रखा है, तो उसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी चेंज नहीं होगी। ठीक है। अब कांस्टेंट भी दो तरीके के हो जाते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी कांस्टेंट, एक को बोलते हैं सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट कौन से हैं? इंटीजर कांस्टेंट, ये रियल कांस्टेंट जिनको हम फ्लोट बोलते हैं, और ये फिर कैरेक्टर कांस्टेंट्स। सेकेंडरी कांस्टेंट्स में आते हैं एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियंस, लेकिन इनको हम बाद में देखेंगे। अभी हमें बस ये समझना है कि इसमें कांस्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं जो एक टेम्परेरी कंटेनर की तरह होता है, जो हमारी वैल्यू जो भी हम पास करते हैं, उसको पास करना मतलब असाइन करना, उसको होल्ड करता है ऑपरेशन के लिए, जो भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है उसमें यूज करने के लिए। और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है वो भी किसी वेरिएबल में स्टोर होता है, ताकि मेमोरी पे किसी खास लोकेशन पे उसको स्टोर किया जा सके। उसके बाद जब हम उसे रिजल्ट वापस रिटर्न मांगते हैं तो हमें वो वेरिएबल हमें रिटर्न कर देता है। कीवर्ड्स हम आगे देखेंगे, कहाँ जहाँ हम इसकी यूज करेंगे तो हम देखेंगे। अब जो कांस्टेंट है वो तीन तरह के मैंने बताया। उसमें फर्स्ट है इंटीजर। ठीक है। इंटीजर का क्या मतलब है? इंटीजर का मतलब एनी काउंटिंग नंबर 1 से लेके 9 तक, या फिर उससे ऊपर 10 वगैरह, कोई भी जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं है वो सारे इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है। उसके इंटीजर का एक सिंपल सा रूल है कि वो एटलीस्ट 1 डिजिट का तो होना ही चाहिए। ठीक है। और ज़्यादा अलग अलग डिजिट के हो सकते हैं वो। ठीक है। लेकिन उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर वो डेसिमल पॉइंट होगा तो वो इंटीजर नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो इसलिए डेसिमल पॉइंट तो उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, वो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। उसका जो साइन है वो नो साइन अगर है उसके सामने, मतलब इंटीजर के सामने, तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव है। ठीक है। कॉमा, ब्लैंक्स ये अलाउड नहीं होते इंटीजर में। तो आप इंटीजर को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास एक 16 बिट का कंपाइलर है, ये हम बाद में देखेंगे कि 16 बिट का कंपाइलर क्या होता है। तो इसमें मेरे पास जो इंटीजर की रेंज होगी ना वो -32,768 से लेके प्लस में 32,767 तक होगी। ये मेरे पास एक टोटल स्पैम है। और 16 बिट का क्या मतलब, 2 to the power 16 करोगे तो इन दोनों वैल्यूज़ को सम करने पे आपको 65,000 के करीब आएगी वैल्यू। वो ही है ये, मतलब इतने आपके पास लोकेशंस हैं, मतलब रेंज है एक तरीके से आपके इंटीजर की। अब दूसरा है फ्लोट। फ्लोट क्या करता है? फ्लोट का मतलब है कि वो इंटीजर जिनके साथ पॉइंट वेरिएबल जैसे 1.2, 1.48 और उसके बाद आ गया तो आपका 4.6, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट्स हैं, उसको हम बोलेंगे कि ये एक रियल कांस्टेंट है और ये एक फ्लोट है। ठीक है। इसको फ्लोट इसलिए बोलते हैं कि इसको मतलब फुल फॉर्म में बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब ये एक रियल कांस्टेंट है, ये पूरी वैल्यू डेसिमल वैल्यू तक आपको कैलकुलेशन करके देगा, और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। ठीक है। और डिफ़ॉल्ट अगर इसमें कोई साइन डिफाइंड नहीं है तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है। इसमें भी कॉमा और ब्लैंक अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है। थर्ड जो हमारा कैरेक्टर है वो है कैरेक्टर। ठीक है। कांस्टेंट, सॉरी, थर्ड जो हमारा कांस्टेंट है उसको बोलते हैं कैरेक्टर। इसमें कोई भी अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स, ठीक है, जो एक सिंगल वर्ड है, ठीक है, और उसको हम सिंगल कोट में लिखते हैं। ठीक है। तो उसको जैसे हम कैरेक्टर में क्या लिख सकते हैं, कैरेक्टर में सिंगल कोट में मैंने लिखा ए। ठीक है। तो ये एक कैरेक्टर हो गया। ठीक है। ऐसे कोई भी अल्फ़ाबेटिक वर्ड कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टर डिफाइन करने का क्या रूल है कि आप उसको कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे। ठीक है। अगर आपने उसको कोटेशन मार्क्स में नहीं लिखा, स्पेशल सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में, तो इसका मतलब वो कैरेक्टर नहीं होगा। आपका जो कंपाइलर होगा, कंपाइलर उसको बोलते हैं जिसमें किसी प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है बाइनरी फॉर्मेट में, वो हम आगे देख लेंगे। तो वो आपका कंपाइलर एरर देगा जिसको बोलेंगे सिंटैक्स एरर। तो वो अभी हम बाद में देखेंगे। पहले अभी हम फेमिलियर हो रहे हैं हमारे कांस्टेंट से। अब सी वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? वो वेरिएबल्स हो सकते हैं जो इन कांस्टेंट में वैल्यू स्टोर कराने काम आएंगे। ठीक है।
तो अब वेरिएबल्स कैसे कैसे होंगे, आइए उनको देखते हैं। अब हम बात कर रहे थे वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल क्या है, वो जिनकी वैल्यू रियल एक्सक्यूशन टाइम बोलिए तो एक्सक्यूशन टाइम में चेंज हो सकती है। जैसे मैंने एक वैल्यू असाइन कर रखी है j=8। अब ये j=8 को आगे मैं अगर j=9 कर दूंगा तो j में अभी तो स्टोर है वैल्यू 8, लेकिन आगे जाके वो 9 हो जाएगी। तो इसलिए इसको वेरिएबल मतलब वो वेरी कर सकती है उसकी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या है, वो ऐसे कुछ रिजर्व वर्ड जो कि सी में पहले से रिजर्व्ड है, उनको आप अदर देन जो इस काम के लिए वो रिजर्व्ड है उसके अलावा आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कैरेक्टर को यूज करने के लिए कीवर्ड होता है कैर, इंटीजर को यूज करने के लिए इंटीजर होता है int, ठीक है। वैसे स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्ट होता है, ठीक है। और स्टैटिक, फॉर, ये लूप के लिए यूज होता है। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये पहले से डिफाइंड है और ये मतलब आप उसको बदल नहीं सकते, ठीक है। ये कहाँ से बने कैसे बने वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, जब हम एडवांस में पहुँचेंगे। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि सी में बेसिक चीज़ें क्या है। अब सी को लिखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको बोलते हैं एक कंपाइलर होना चाहिए। पहले जब हम डॉस में कंप्यूटर चलाते थे तो उसके लिए एक टर्बो सी आता था, अभी भी आता है, आप चाहें तो उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टर्बो सी नहीं है, उसका इन्वायरमेंट थोड़ा ब्लैक सा आता है, ठीक है, और वो डॉस के लुक वाला है, तो आप आजकल एक नया सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज आता है, उसको बोलते हैं C++। उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करने का सिंपल तरीका है, हम अपने साइट डेव C++ की साइट पे जाएंगे और वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेंगे। वो लिंक मैंने नीचे आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, सॉरी। तो अब डिस्क्रिप्शन सेक्शन से आप वो लिंक से आप देव C++ डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। आप अगर आपने विंडोज़ में कभी भी कोई इंस्टॉलेशन करी है तो आपको केवल नेक्स्ट करते जाना है, वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमने भी ये देव C++ को इंस्टॉल कर लिया है और मैंने इसको ओपन कर लिया स्टार्ट मेन्यू से। मैं होप करता हूँ आप लोगों ने भी कर लिया होगा। तो अब क्या करना है हमें इसमें, अब हमें एक न्यू फाइल लेनी है। फाइल में जाएंगे, न्यू सोर्स फाइल। अब ये जो फाइल है इसका एंटाइटल टूल लिखा हुआ है, एंटाइटल 1 आप में लिखा है। अब इसको जो पहले हम सेव एज करते हैं और एक कोई भी हम नाम दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम इसको नाम देते हैं, जैसे सी फाइल के लिए मेरी फर्स्ट प्रोग्राम है तो हेलो वर्ल्ड का है, इसको मैं नाम देता हूँ hello.c। ये hello.c के नाम से स्टोर हो गया। अब सी में प्रोग्राम लिखने का एक बेसिक रूल सबसे पहला है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने हेडर फाइल्स को कॉल करते हैं। हेडर फाइल क्या होती है वो हम आगे देखेंगे जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसके लिए हम पहले हेडर फाइल कॉल करते हैं जिसको बोलते हैं #include stdio.h। ये ऐसे क्यों लिखते हैं ये हम बाद में देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी हम केवल ये हैं कि हमें ऐसे लिखना है। उसके बाद void क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास रिटर्न टाइप नहीं है। और रिटर्न टाइप क्या होता है, कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न करता है, इसलिए उसका रिटर्न टाइप होता है। वो भी अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आगे चलते हैं। अब void main, अब यहाँ पे एक कोई भी सी प्रोग्राम लिखने के लिए ना एक फंक्शन ज़रूरी होना चाहिए जिसको बोलते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बिना कोई सी प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। तो बिना मेन फंक्शन के नहीं चल सकता और मुझे मेन तो लिखना ही था, तो मैंने मेन लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे केवल एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, ठीक है, जो कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लोग पहली बार हम लोग ट्राई करते हैं। तो उसके लिए प्रिंट करने का जो कमांड है वो है प्रिंट f, और छोटी ब्रेसेस ऑन करिए हमने और डबल कोट लेते हैं। और ये डबल कोट का मतलब है कि इसके अंदर जो भी मैं राइट करूँगा वो printf कमांड उसको स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, लेकिन प्रोग्राम जो मेरा कंपाइलर है इस डबल कोट के अंदर को रीड नहीं करेगा, मतलब उसको एक्सक्लूड करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो
हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब ये मैंने एक प्रोग्राम लिख लिया, एक सिंपल सा एक प्रोग्राम है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रिंट करा रहा हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, मतलब इस प्रोग्राम को जब भी एग्जीक्यूट किया जाएगा ये एक लाइन प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। तो क्या ये प्रोग्राम वैसा कर रहा है जैसा हमने लिखा है। और ये क्या है, लास्ट में ये किसी लाइन को क्लोज करने के लिए होता है। लाइन यहाँ पे लाइन टर्मिनेट हो जाती है, अगर इसको नहीं लिखेंगे तो एरर देगा। तो एरर हम चेक करना चाहें तो इसको डिलीट करते हैं और इस प्रोग्राम को यहाँ जाते हैं और कंपाइल करते हैं F9 से। तो कंपाइल करेंगे तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया, मेन फंक्शन एक्सपेक्टेड यहाँ था सेमीकोलन बिफोर टोकन। तो इसका मतलब यहाँ पे अब इसको हम लगा देते हैं सेमीकोलन को और यहाँ पे हम इसको कंपाइल करते हैं। देखिए सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं है। आप कभी भी प्रोग्राम करोगे एरर आए तो दिक्कत है, वार्निंग से आपको अभी नहीं घबराना। अभी आपको प्रोग्राम करते जाओ, वार्निंग को हम देख लेंगे बाद में, ये वार्निंग क्यों आती है और कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो मैंने कंपाइल कर लिया, अब इनको रन करना है मुझे। F10 किया मैंने और ये देखिए हमारे प्रोग्राम रन कर गया हेलो वर्ल्ड। अब दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं, कंपाइल और रन का। तो उसके लिए F11 दबाएंगे, आपको देखिए प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड कंपाइल भी हो रहा है और रन भी हो रहा है। अब दोबारा अगर मैं इस प्रोग्राम में कोई चेंज करना चाहता हूँ तो हेलो वर्ल्ड नाइस टू सी यू, तो मैंने चेंज किया है। अब देखते हैं हमारे प्रोग्राम में चेंज आता है कि नहीं। तो सेव करेंगे और वापस कंपाइल एंड रन करेंगे। देखिए हमारे प्रोग्राम में चेंज आ चुका है। इसका मतलब हमने पहला प्रोग्राम करना सीख लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और भी कुछ नए फंक्शन सीखेंगे। थैंक यू।